Hello everyone. Today we will be starting with the third doctrine, that is doctrine of colorable legislation. आज हम लोग चौथा डॉक्ट्रिन यूनिट 4 का डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन को शुरू करने वाले हैं। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन मैक्सिम व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली। ये डॉक्ट्रिन ये कहता है, एक कहावत पे ये आधारित है कि जो चीज़ सीधे सीधे नहीं की जा सकती उसको हम किसी अन्य तरीके से भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ है, इट मीन्स दैट अ लेजिस्लेचर कैन नॉट डू समथिंग इनडायरेक्टली विच इट इज़ नॉट परमिटेड टू डू डायरेक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान के अंतर्गत सरकार को कुछ ऐसा है जो वो डायरेक्टली सीधे तौर पे नहीं कर सकती, तो वो उसी बात को इनडायरेक्टली भी परोक्ष तरीके से भी नहीं कर सकती। If a law appears to be within its power on the surface but is actually a conflag to do something beyond its competence, it is called colorable legislation. अगर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है किसी कानून के बारे में कि ऊपरी सतही तौर पे तो वो बिल्कुल वैध है, बिल्कुल ठीक बना हुआ है, बट लेकिन रियलिटी में वो कुछ धोखा देने जैसी बात है और एक्चुअली वो अपनी कॉम्पिटेंस से ज़्यादा की बात कर रहा है, जिसके लिए वो ऑथोराइज्ड नहीं है, ऐसा कुछ वो उस कानून के माध्यम से होने जा रहा है, तब फिर ऐसा कोई भी कानून कहलाएगा कलरेबल लेजिस्लेशन, एक धोखा देने वाला कानून। पर्पस क्या होता है? To check the abuse of legislative power by any legislature and maintain the distribution powers under the constitution. तो इस डॉक्ट्रिन को न्यायालय, कोर्ट, जुडिशरी इसलिए उपयोग में ले आता है ताकि लेजिस्लेटिव पावर का दुरुपयोग ना हो सके, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिल्कुल ठीक तरह से होता रहे, संविधान अपने आप में कायम रहे। की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स कंसर्न्ड विथ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, नॉट द मोटिव बिहाइंड द लॉ। इसमें मुख्यतः ये देखा जाता है कि आप उस कानून को बनाने के लिए सही तरह से उद्देशित हैं या नहीं है, आप कॉम्पिटेंस शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोर्ट एग्जामिन द रियल सब्सटेंस एंड इफेक्ट ऑफ लॉ, नॉट जस्ट द टाइटल और फॉर्म। जब न्यायालय किसी कानून का अध्ययन करके इंटरप्रेट करता है तो वो देखता है कि आपने रियलिटी में, वास्तविकता में, पिथ एंड सब्सटेंस के तौर पर कानून को ठीक तरह से बनाया है या नहीं। केवल उसके टाइटल को वो नहीं मानता, टाइटल को आधार बनाकर कोई भी जजमेंट नहीं देता। If the true intention of the legislature is to evade constitutional limitations, the law will be struck down. अगर कोई भी legislation ऐसा है कि constitutional limitations को evade करना चाहता, override करना चाहता है, तो फिर ऐसा कोई भी कानून स्थगित कर दिया जाएगा, इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। केस लॉ को स्टडी कर लीजिए। केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1953 का ये केस है। ये एक लैंडमार्क केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत तौर पर इस डॉक्ट्रिन को परिभाषित किया। कोर्ट ने बोला दैट द डॉक्ट्रिन इज एप्लीकेबल व्हेन द लेजिस्लेचर इनैक्ट्स अ लॉ दैट अपीयर्स टू बी विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन बट इन सब्सटेंस गोज बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी। तो न्यायालय ने ये बोला कि डॉक्ट्रिन वहाँ पे लगाया जाएगा, लागू होगा, जहाँ पर लेजिस्लेचर जो है कोई कानून बनाता है और ऐसा लगता तो है, प्रतीत तो होता है कि वो ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, परंतु वो अपनी अथॉरिटी का उल्लंघन कर जाता है। तो ऐसी जगह पर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लागू करेंगे। इश्यूज़ क्या थे इस केस में? If the Orissa Agricultural Income Tax Amendment Act 1950 was colorable legislation, क्वेश्चन यही था कि क्या उड़ीसा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1950 का जो था वह कलरेबल लेजिस्लेशन था या नहीं था।
दूसरी बात, इफ़ द एक्ट वायलेटेड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पटिशनर, जो पटिशनर थे क्या ये एक्ट उनका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता था? तो डिसीजन जो आया सुप्रीम कोर्ट का वो इस प्रकार से था, द सुप्रीम कोर्ट upheld that validity of the act, hence it was not colorable in this case. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट को मेंटेन रखा और कहा कि ये कलरेबल नहीं है. सिंस द पिटिशनर कंटेंटेड दैट द एक्ट वायलेटेड देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, इक्वालिटी टू राइट 14 and Article 19(1)(f), right to property, that was repealed in 44th Amendment. The Supreme Court held that legislation is found to be within the competence of the legislature, hence act was valid. तो petitioner ने कंटेंट किया था, प्लीड किया था कि एक्ट जो है उनके फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी और 19(f) राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन कर रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी नहीं, लेजिस्लेशन जो है पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है और इसीलिए वो एक्ट जो है वो वैलिड है. केस लॉ 2 देख लीजिए, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952 का केस है ये. इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 वॉज चैलेंज. इसमें बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था. इट वॉज कंटेंडेड दैट द एक्ट वॉज अंडर the guise of providing for the acquisition of estates effectively deprived landlords of their estates without compensation, thus violated Article 31. तो इसमें कहा गया कि भाई ज़मीनें तो सरकार ले रही है लेकिन कंपनसेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए 31 आर्टिकल का वायलेशन है. इसमें कोर्ट ने पाया, कोर्ट फाउंड पार्ट्स ऑफ द एक्ट टू बी कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, कि कुछ हिस्से जो हैं वो कलरेबल लेजिस्लेशन के अंतर्गत फॉल करते हैं जबकि लेजिस्लेटिव पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा था. केस लॉ 3 RS जोशी वर्सेस अजीत मिल्स 1977 का केस. द डॉक्ट्रिन वॉज अप्लाइड टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट. इसमें जैसे केस लॉ 1 हमने अभी बताया था उसी की तरह टैक्सिंग स्टैट्यूट को लेके केस था. अच्छा, टैक्सिंग स्टैट्यूट्स स्टेट्स के पक्ष में होते हैं क्योंकि ज़मीनों का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है स्टेट्स के पास होता है, इसीलिए टैक्स लॉज यूजुअली वैलिड ही पाए जाते हैं जब उनको स्टेट्स बनाते हैं. CL4 केस लॉ 4 जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदयाल सिंह 1980 का केस है. द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द लेजिस्लेशन इज ऑस्टेनेबली within the legislative power but is used to achieve something indirectly that it cannot do directly, the legislation is colorable. तो इसी केस में कलरेबल लेजिस्लेशन को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया था कोर्ट ने कि अगर ऐसा है कि लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत दिख तो रहा है लेकिन कुछ ऐसा वो करना चाहता है इनडायरेक्टली जो कि वो सीधे तौर पे कर नहीं पा रहा है, इस केस में ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन जो है कलरेबल की कैटेगरी में फॉल करेगा. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो कि हमारा चौथा डॉक्ट्रिन आता है इसी यूनिट 4 में. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स अ लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स एंड इज नॉट वॉइड एब इनिशियो. तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक नियम है जो ये कहता है कि कोई भी लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो इनकंसिस्टेंसी है, ऐसा तो संभव है लेकिन वो पूरा का पूरा कानून वॉइड एब इनिशियो नहीं हो सकता या नहीं होता फ्रॉम द बिगनिंग, बट बिकम्स अनएनफोर्सेबल और डॉर्मेंट टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी. तो यदि कोई ऐसा कानून है जिसका कोई स्पेसिफिक हिस्सा फंडामेंटल राइट्स से का उल्लंघन कर रहा है तो फिर पूरा ही जो वो कानून है उसको नहीं निरस्त करते, इनवैलिडेट नहीं करते, वॉइड एब इनिशियो नहीं करते, बल्कि वो हिस्सा जो इनकंसिस्टेंसी वाला है उतने को डॉर्मेंट कर देते हैं, सुला देते हैं, अनइनफोर्सिएबल कर देते हैं कि वो एक्टिव नहीं रह पाता. However, such a law is not dead but
overshadowed or eclipsed by fundamental rights। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई भी कानून डेड तो नहीं हुआ, लेकिन overshadowed हो गया, अपने eclipsed हो गया फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। If the inconsistency is later removed, example by an amendment, the law revives and becomes operative again। अगर जो इनकन्सिस्टेंसी है उसको दूर कर दिया जाए बाद में किसी अमेंडमेंट के द्वारा, तब वो लॉ फिर से जिंदा हो जाता है, रिवाइव कर जाता है और फिर से ऑपरेटिव हो जाता है, इन्फोर्सेबल हो जाता है। ओरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, शुरू हुआ? द डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन एन आइडिया दैट अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डज नॉट बिकम नल एंड वॉइड। तो ये डॉक्ट्रिन वहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब ये कहा गया कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अगर लॉ है, संविधान बनने से पहले का कोई कानून है, तो वो नल एंड वॉइड नहीं हो जाता केवल इसलिए कि वो इनकन्सिस्टेंट हो गया किसी फंडामेंटल राइट से, लेकिन केवल वो उतना हिस्सा अनएनफोर्सेबल या डॉर्मेंट हो जाता है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन एन आइडिया दैट अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डज नॉट बिकम नल एंड वॉइड ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसी with the fundamental rights but merely becomes unenforceable or dormant। अब आइए केस लॉ 1 इसमें देख लें। भीकाजी नारायण धरकास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। इस केस में जो फैक्ट्स थे, एक सीपी एंड ब्रार मोटर व्हीकल्स एक्ट हुआ करता था 1947 का, अलाउड द स्टेट गवर्नमेंट टू रन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बिजनेस चला सकती थी। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, संविधान जब लागू हुआ, द एक्ट बिकेम इनकन्सिस्टेंट विद आर्टिकल 19(1)G। ये वाला जो उपर्युक्त एक्ट है वो आर्टिकल 19(1)G से इनकन्सिस्टेंट हो गया। राइट 19(1)G क्या कहता है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये 19(1)G हमें अधिकार देता है कि हम कहीं पे भी देश में कोई सा भी काम कर सकते हैं, कोई सा भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, इशू क्या आया? व्हेन द लॉ बिकेम कंप्लीटली वॉइड, वेदर द लॉ विल बिकम कंप्लीटली वॉइड ड्यू टू इनकन्सिस्टेंसी। ये सवाल उठा कि क्या पूरा का पूरा कानून ही वॉइड हो जाएगा इनकन्सिस्टेंसी की वजह से? तो डिसीजन ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट एक्ट वॉज नॉट डेड बट ओनली एक्लिप्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, कि जो एक्ट है वो मरा नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है, केवल एक्लिप्स कर दिया गया, उस पर एक तरह से ग्रहण लगा दिया गया, केवल उतने हिस्से पे जितना हिस्सा कि इनकन्सिस्टेंट था। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 क्योर्ड द डिफेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 19(6) अलाउइंग द लॉ टू रिवाइव। तो जो पहला अमेंडमेंट था उसने इस बात को क्योर कर दिया, ठीक कर दिया। जो प्रिंसिपल जो इस्टेब्लिश हुआ वो था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट वायलेट फंडामेंटल राइट्स आर ओनली एनफोर्सेबल and can be revived if inconsistency is removed। तो जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं, वो केवल अनएनफोर्सेबल हैं, एक्लिप्स्ड हैं और वो जिंदा हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे अगर कोई उसकी इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव कर देता है। एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लीकेशन का डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का एप्लीकेशन देख लीजिए। एप्लीकेशन में आता है अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ओनली। ये जो पूर्व संवैधानिक कानून है, संविधान के बनने के पहले के कानून हैं, उनके ऊपर लागू होता है। द डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू लॉज दैट वर इनेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम इनकन्सिस्टेंट ड्यू टू द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये डॉक्ट्रिन उन्हीं कानूनों पर लागू होता है जो कि इनेक्ट हुए थे संविधान के बनने से पहले, लागू होने से पहले, और लागू होने के पश्चात वो इनकन्सिस्टेंट हो गए फंडामेंटल राइट्स से। दूसरी बात, इट डज़ नॉट अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इसी के उलट अगर हम देखें तो ये डॉक्ट्रिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान बनने के बाद बनने वाले कानूनों पर लागू नहीं होता है। If the law is made after the commencement of constitution and is inconsistent with fundamental right, it becomes void ab initio under article 13(2)। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे कि अगर कोई कानून संविधान के लागू होने के बाद बना है और फिर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो फिर
क्या वो कानून एक्लिप्स हो सकता है? तो जी नहीं, वो कानून जो है वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13(2). रिमूवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी के बारे में, इफ द इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और अ चेंज इन लॉ, द प्रीवियसली एक्लिप्स्ड लॉ बिकम्स ऑपरेटिव अगेन। अगर इनकंसिस्टेंसी को हटा दिया जाए तो पूर्ववत हो जाता है वो कानून फिर से। अदर इम्पॉर्टेंट केसेस में दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है 1959 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है अप्लाइड ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बनने वाले कानून या लागू रहे कानूनों पर लागू होगा। एक केस और देख लीजिए, महेंद्र लाल जैनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 का केस है। द कोर्ट अप्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स टू रिवाइव अ लॉ दैट हैड बीन एक्लिप्स्ड बाय एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट लेटर रिवाइव्ड बाय एन अमेंडमेंट। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को लगाया था कोर्ट ने, जो कि पहले एक कानून पे जो कि पहले एक्लिप्स हो गया था लेकिन बाद में उसको रिवाइव कर लिया गया। बहुत सारे MCQs वाले क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाता है कि इन भिकाजी नारायण धरकास केस द डॉक्ट्रिन वॉज अप्लाइड टू, किस चीज़ पर डॉक्ट्रिन लगाई गई थी? तो फंडामेंटल राइट्स पे लगाई गई थी ये, ना कि अन्य किसी चीज़ पे। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सजेस्ट दैट एन इनकंसिस्टेंट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज completely void, dead and cannot be revived, dormant or overshadowed, applicable to citizens equally। तो इसमें आएगा dormant और overshadowed। According to doctrine of eclipse, when a law is inconsistent with fundamental rights, it is permanently invalid, automatically amended, only dormant until inconsistency is removed, enforceable despite the inconsistency। तो इसमें हम जानते हैं कि केवल थोड़े समय के लिए dormant होता है और जब इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाती है तो वो पुनः जीवित हो जाता है। इन भिकाजी नारायण धरकास केस द लॉ वॉज रिवाइव्ड बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या ऑर्डिनेंस। तो इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से ये रिवाइव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन इज क्लोजली रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? इनमें से कौन सी डॉक्ट्रिन है जो बहुत क्लोज है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के? तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सेवरेबिलिटी, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो हमें पता होना चाहिए सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के ऊपर। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहाँ अप्लाई होता है? एंटायर स्टैट्यूट पे। A statute violates directive principle, a statute violates fundamental rights and pre-constitutional, a statute violates fundamental duties। तो ये C वाले ऑप्शन पे a statute violating fundamental rights and pre-constitutional laws, इस पे ये लागू होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़िएगा, ये हमारे 4 डॉक्ट्रिन यहाँ पे पूरे होते हैं। यूनिट 4 में अभी 2 डॉक्ट्रिन्स और हैं जिनको कि नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। So God bless you all. Keep learning. Be educated. Bye.